हेलो एंड वेलकम टू सोशल साइंस सिंप्लीफाइड विद मी प्रियंका। हम कंटिन्यू कर रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड दिस इज द नेक्स्ट वीडियो लेसन इन द सेम सीरीज। इन केस आपने पुराने लेसन्स नहीं देखे हैं, सो यू कैन गो बैक एंड चेक द लिंक्स. Every video has proper chapters mentioned in the description. In case you do not want to see the whole video but you want to have information about a certain topic, I request कि आप description box एक बार जरूर check करें ताकि आपको उसमें clearly पता हो जाए कि that the topic that you're looking for, where is it, okay? But I would suggest you go through the all videos and please do share them with your friends too. तो आज हम start कर रहे हैं Age of Revolution 1830 to 1848. अब जैसे नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, एज ऑफ रेवोल्यूशन है, इसका मतलब वो टाइम है जिसमें बहुत रेवोल्यूशंस हुई. तो ये कौन सा टाइम है? ये है 18 साल की ड्यूरेशन, 1830 से 1848 तक. तो इन 18 सालों में यूरोप के अंदर कुछ कुछ ऐसे इवेंट हुए जिनको हम रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशनरी एक्ट कह सकते हैं. तो ये कौन से इवेंट्स थे जो यूरोप में हुए? सबसे पहला था जुलाई रेवोल्यूशन 1830 इन फ्रांस. हाँ जी, फ्रांस के अंदर अभी रेवोल्यूशंस खत्म नहीं हुई हैं, अभी एक 1848 में भी होगी आगे. तो अभी फ्रांस वाले अभी भी अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में लगे हुए थे. तो सबसे पहला इवेंट है जुलाई रेवोल्यूशन 1830. दूसरा फिर हम पढ़ेंगे ग्रीस का फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि 1821 में स्टार्ट हुआ लेकिन फाइनली कंक्लूड हुआ 1832 में. देन सिलेसिया करके एक जगह थी जो कि अब प्रेजेंट डे पोलैंड है, वहां पर जहां पर कि एक वर्कर्स रिवोल्ट हुआ था, एक वीवर्स रिवोल्ट हुआ था 1845 में. हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. फिर फ्रेंच रिवोल्ट ऑफ 1848 के बारे में पढ़ेंगे. एंड देन वी विल हैव अ लुक एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, अगेन एन इवेंट विच टुक प्लेस इन 1848. और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को एक तरीके से पहला वो इवेंट माना जाता है जिससे कि जर्मन यूनिफिकेशन बाद में कंटिन्यू हुआ. So let's start with the first event which is July Revolution 1830. जैसा कि आप जानते हैं हर रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड होता है और आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं. तो जुलाई रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था? हम एक बार वापस से वियना कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएंगे. ट्रीटी ऑफ वियना के बाद सबसे पहला जो ट्रीटी ऑफ वियना का प्रोविजन था वो ये था कि फ्रांस के अंदर वापस से मोनार्की यानी कि राजाशाही एस्टैब्लिश कर दी जाएगी. तो किसको राजा बनाया गया उस प्रोविजन के अंडर? चार्ल्स 10th करके एक राजा बनाया गया जो कि बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था, यानी कि उसी डायनेस्टी को बिलोंग करता था जिसको लुई द 16th बिलोंग करता था. सो ये राजा बनाया गया नया चार्ल्स द 10th. ही वॉज अ वेरी क्रूअल रूलर. ही डिड नॉट गिव एनी राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी टू पीपल. लोगों के पास खाने को नहीं था, नौकरियां नहीं थी, उनकी जनरल लाइफ बहुत पैथेटिक थी. चर्च का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं थी, राजा को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था. तो ये सब जब होता है तो आपको पता है क्या होता है, लोगों में गुस्सा आ जाता है और रेवोल्यूशन हो जाती है. तो बिल्कुल इसी तरीके से जुलाई रेवोल्यूशन 1830 हुई. तो अब इसका आउटकम क्या हुआ? रेवोल्यूशन हो गई तो हमने पढ़ा है कि उसका आउटकम भी जरूर होगा. सो व्हाट वाज द आउटकम? आफ्टर द रेवोल्यूशन अनदर किंग वॉज मेड. चार्ल्स 10th को रिप्लेस कर दिया गया. ये बाकी यूरोपियन पावर्स ने सोचा कि चलो लोगों का गुस्सा चार्ल्स 10th की तरफ है, ऐसा करते हैं इसको राजा हटा देते हैं और किसी और को राजा लगा देते हैं. तो आपके आउटकम्स तो और भी बहुत थे पर आपके चैप्टर में सिर्फ यही एक प्रोमिनेंट आउटकम मेंशन्ड है. सो वी विल फोकस ओनली ऑन दैट. वी विल नॉट गो आउटसाइड योर टेक्स्ट बुक पोर्शन. तो चार्ल्स 10th के अगेंस्ट गुस्सा था, इसलिए चार्ल्स 10th को हटा के एक नया राजा बिठा दिया गया. उसका नाम था लुई फिलिप. अब लुई फिलिप और चार्ल्स 10th में क्या फर्क था? चार्ल्स 10th बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था, लुई फिलिप बर्बन डायनेस्टी को नहीं बिलोंग करता था. सो द वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन 1830 इन टर्म्स ऑफ फ्रांस इज दैट विद दिस रेवोल्यूशन बर्बन डायनेस्टी एंडेड इन फ्रांस. इससे बर्बन डायनेस्टी का फ्रांस में अंत हो गया. तो ये एमसीक्यू में कई बार आपको आ जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स फाइनली लेड टू एंड ऑफ बर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस? So your answer will be July Revolution of 1830. I keep saying again and again, small information
leads to multiple MCQs in examination. It is very very important कि आप लोग अपने चैप्टर्स को thoroughly पढ़ें. Okay? अब इस पोर्शन में आपकी बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी हुई है जो कि एग्जाम सेटर्स का बहुत फेवरेट पार्ट भी है, और वो है ड्यूक मेटरनिक की एक स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. अगर हिंदी में बोले तो जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है. अब फ्रांस कोई आदमी तो है नहीं, जमीन का टुकड़ा है, यूरोप भी एक जमीन का टुकड़ा है, तो वी कैन मेक आउट कि यहाँ पर ये खांसी जुकाम जो है ये सिंबॉलिक तरीके से यूज किया गया है. इसका मतलब ये है कि जो फ्रांस में होता है उसका असर पूरे यूरोप में होता है. अब आपको कैसे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर? ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है ये स्टेटमेंट किसने कही. सो ड्यूक मेटरनिक ने कही. प्लीज रिमेंबर दैट. कई बार ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है. कई बार इस स्टेटमेंट के ऊपर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टेटमेंट का मतलब समझें. इफ इट कम्स इन एक्सप्लेनेटरी वे, जनरली इसका मतलब आपको आएगा कि एलोबरेट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल और जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि मेटरनिक जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकली वी कैन सी दैट व्हेनेवर एनीथिंग हैपेंस इन फ्रांस इट अफेक्ट्स द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन रेस्ट ऑफ द यूरोप. फॉर एग्जाम्पल जब 1789 की पहली रेवोल्यूशन फ्रांस में हुई थी तो उसके कारण पूरे यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी के आइडियाज पॉपुलर हो गए थे, जैकोबिन क्लब सेट हो गए थे, सीक्रेट सोसाइटी सेटअप हो गई थी, एंड एवरी कंट्री वांटेड टू, एवरी अदर किंगडम wanted to replicate what France had done. They also wanted to become a democratic system. Similarly, जब जुलाई रेवोल्यूशन 1830 हुई तब भी ऐसे कुछ इवेंट्स हुए जो कि फ्रांस के इवेंट से इंस्पायर होकर हुए. तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ कि बेल्जियम के जो लोग थे, जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स का पार्ट थे, उन लोगों ने कहा कि भाई हमें नहीं रहना किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के साथ, हमें तो अपनी फ्रीडम चाहिए. तो जुलाई रेवोल्यूशन के बाद पहला इवेंट क्या हुआ? बेल्जियम टुक देयर फ्रीडम, दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम किंगडम ऑफ नेदरलैंड एंड दे बिकेम अ फ्री कंट्री. इसके बाद अगला इवेंट क्या हुआ? अगला इवेंट हुआ ग्रीक इंडिपेंडेंस. वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसके अंदर 1789 का रेफरेंस लेके ये लिखना है कि कैसे उसके कारण पूरे यूरोप में असर पड़ा, और आपको 1830 की रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल लेके दिखना है कि कैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई तो बेल्जियम वाले इंस्पायर हो गए, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई तो ग्रीक जनता को और मोटिवेशन मिल गया कि उनको अभी अपनी फ्रीडम चाहिए. आप इतने एग्जाम्पल अगर लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा. सो आई होप इट इज clear to you that why Duke Metternich said when France sneezes rest of the Europe catches cold. तो जुलाई रेवोल्यूशन 1830 से एक और इवेंट जो इंस्पायर हुआ वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था. ग्रीस इज अ यूरोपियन लैंड. इट वाज पार्ट ऑफ अ मुस्लिम किंगडम ऑटोमन एम्पायर. ग्रीस को यूरोपियंस एंशिएंट कल्चर का क्रेडल मानते थे. इट इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड इट वाज कंसिडर्ड दैट ग्रीस वाज ऑल अबाउट लिबरल यूरोपियन आइडियाज, एंड यूरोपियंस वर वेरी वेरी अपसेट that why is it a part of a Muslim empire which is Ottoman Empire, which they considered is exactly opposite to what European ideals are. तो जो यूरोप के जो थिंकर्स थे, लिबरल्स थे, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज में बिलीव करने वाले लोग थे, उन्होंने ग्रीस के लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि देखिए आप अपनी आज़ादी के लिए लड़िए, आप प्लीज ऑटोमन एम्पायर से अपना फ्रीडम पाने के लिए लड़िए. तो ग्रीस में जो वॉर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल थी एक स्टार्ट हुई 1821 में, एंड इट टुक देम ऑलमोस्ट 11 years to get their freedom from Ottoman Empire, and they finally got their freedom from Ottoman Empire in 1832. और जो ट्रीटी जो साइन हुई थी जिससे उनको ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम मिला वो थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. तो इस ट्रीटी को साइन करने से ग्रीस जो था वो एक फ्री कंट्री बन गया था, फ्री ऑफ they were no longer under the rule of
ऑटोमन एम्पायर। तो दिस वाज आल्सो जो लास्ट का जो ग्रीस का फ्रीडम स्ट्रगल था, दिस वाज आल्सो मोटिवेटेड बाय द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। ओके, तो फेवरेट एमसीक्यू क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से किसको फ्रीडम मिली, या ग्रीस को जब फ्रीडम मिली तो कौन सी ट्रीटी साइन हुई। ये बहुत ही फेवरेट एमसीक्यू क्वेश्चन है, सो रिमेंबर दिस नेम, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। इट लेड टू द फ्रीडम ऑफ ग्रीस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। तो अभी एज ऑफ रेवोल्यूशन में हमने दो इवेंट्स देख लिए, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 एंड देन वी सॉ ग्रीस इंडिपेंडेंस 1832। नाउ द नेक्स्ट इवेंट इन द एज ऑफ रेवोल्यूशन इज फ्रेंच रिवोल्ट ऑफ 1848। फ्रेंच रिवोल्ट ऑफ 1848 क्यों हुआ? देखिए, एक मैं आपको टिप देती हूँ छोटी सी। जो कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं वो एक तरीके से, जैसे आलू होता है ना, किसी भी सब्जी में आप डाल सकते हो, किसी के साथ भी बना सकते हो, मटर के साथ आलू, पालक के साथ आलू, किसी भी चीज के साथ आलू डाल दो और वो सब्जी पूरी हो जाती है। ऐसे ही कुछ कॉजेज ऐसे हैं जो आप इतिहास की कोई भी रेवोल्यूशन उठा के ले लीजिए, वो कॉजेज सेम है। कौन से कॉजेज हैं? लोग राजा से खुश नहीं थे, असेंशियल चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, बहुत गरीबी हो गई थी, और लोगों के पास कंफर्टेबल लाइवलीहुड नहीं था, और सूखा पड़ गया था, फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे। ये सब कॉजेज जो हैं अक्रॉस रेवोल्यूशंस आर सेम। इट इज ऑलवेज योर लाइफ, एवरीडे लाइफ, जो कि जब अफेक्ट होती है तो लोगों का गुस्सा फूटकर बाहर निकलता है और उसके कारण रेवोल्यूशंस होती हैं। तो अगर आप कभी किसी के लिए भूल जाते हैं, आप इतनी रेवोल्यूशन वगैरह में जंबल अप हो जाते हैं, तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है आंसर को। ये कुछ चीजें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। पीपल वर नॉट हैप्पी विद द रूलर्स, पीपल वर नॉट गेटिंग फूड आइटम्स, पीपल डिड नॉट हैव जॉब्स, देयर लाइवलीहुड कंडीशंस वर वेरी वेरी पुअर, देयर लिविंग कंडीशंस वर वेरी वेरी पुअर। ये सब आप लिख दोगे तो आपने बहुत बेसिक कॉजेज जो हैं कवर कर लिए। ओके, तो फ्रेंच रिवोल्ट ऑफ 1848 के कॉजेज भी यही थे जो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा एक बड़ा कॉज ये था कि इंग्लैंड में तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था और वहां से जो मशीन का बना हुआ सामान फ्रांस में आता था वो सामान बहुत सस्ता था, जिसके कारण जो फ्रांस के कारीगर थे वो उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे थे, तो उनका लाइवलीहुड और ज्यादा अफेक्ट हो गया था। तो एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने कहा इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, एंड पीपल वर ऑल्सो अनहैप्पी विद लुई फिलिप जो उनका किंग था। तो हिस्टोरिकली जो अकाउंट है वो ये है कि पीपल वॉकड ऑन टू द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस एंड देयर वाज सो मच एंगर दैट लुई फिलिप हैड टू फ्ली दी फ्रांस। उसको फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा था, लोगों ने उसको पेरिस से भगा दिया था। Okay, so which revolution caused Louis Philippe to run away from Paris? So French Revolt of 1848 was that event which made him run away from Paris. तो ये इसके causes थे, और फिर उसका outcome क्या था? 1848 की वो रेवोल्यूशन थी जिससे कि फ्रांस कंप्लीटली एक रिपब्लिक बन गया था। मोनार्की को हमेशा हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया गया था। नेशनल असेंबली गेव राइट टू वोट टू ऑल मेल्स अबव 21 years and it also gave right to work to all males. Now please pay attention, again the rights were only given to males and not women. In fact, women in France got their voting right much late. In 1945 or 46 is when women in France got their voting rights. Compare it to India. You know, the West gives us a lot of lectures on how they are greater democracy than ours. पर जिस समय यूरोपियन कंट्रीज में औरतों के पास वोटिंग राइट्स तक नहीं थे, हमारे यहाँ वी हैड क्वींस हु हैड लेड दी freedom struggle, Rani Lakshmibai, Rani Chinnamma. So in terms of democratic ideas, we were far ahead of them. Okay, so even after French Revolt of 1848, it was only men above 21 years who got right, and France finally became a republic. So again a question, MCQ, through which event led to France becoming a republic? So it will be French Revolt of 1848. छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो कि आपके क्वेश्चंस में कन्वर्ट होके आ जाती है. ओके,
सो आवर नेक्स्ट इवेंट इज वर्कर्स रिवोल्ट 1845। ये सिलेसिया करके एक वीवर्स एरिया था। सिलेसिया इज नाउ इन प्रेजेंट डे पोलैंड। तो ये सिलेसिया करके जो आप टाउन कस्बा मान लीजिए, या ये वीवर कॉलोनी होती थी, यहां पर बुनकर रहते थे। तो इन बुनकरों के जो मालिक थे वो इन लोगों को बहुत महंगा रॉ मटेरियल देते थे, फिर कहते थे आप कपड़ा बना के हमें वापस दो, और उनको बड़ी पुअर डेडलाइंस की, इतनी जल्दी बना के दो, तुम्हारे पास इतना ही टाइम है, बना के दो। और जो वो सामान बना के देते थे उसके ऊपर उनको उनका मेहनताना भी अच्छा नहीं मिलता था। इन सब चीजों के कारण एक बार वर्कर्स बहुत गुस्से में आ गए। वो गए, उन्होंने अपने मालिकों के घर वर जला दिए, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के। लेकिन फाइनली आर्मी वाज कॉल्ड, किंग सेंट द आर्मी, और उसको बुला लिया गया, एंड दीज वर्कर्स वर शॉट एंड दिस रिवोल्ट वाज कर्ब। तो ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, बहुत ज्यादा आई वुड नॉट से इट इज समथिंग वेरी वेरी प्रोमिनेंट जिसके ऊपर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। मे बी 1 or 2 MCQ you can get from this. And lastly, the very important event in the age of revolution is Frankfurt Parliament. अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ हुई? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई फ्रैंकफर्ट में, जो कि प्रेजेंट डे जर्मनी है। कब हुई? 18 मई 1848 को हुई। ओके, क्यों हुई? अगेन आई विल गो बैक टू द स्टेटमेंट ऑफ ड्यूक मेटरनिक, व्हेन फ्रांस sneezes रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो फ्रांस की 1848 रेवोल्यूशन के बाद दे हैड बिकम अ रिपब्लिक। तो मैंने आपको पुराने लेक्चर में ले जाऊंगी, मैंने आपको बताया था कि कैसे जर्मन बोलने वाला जो एरिया था, इट वाज अ ग्रुप ऑफ 39 स्टेट्स जिसको जर्मन कन्फेडरेशन बोला जाता था। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद इस एरिया का कंट्रोल जो था फ्रेंच किंगडम से लेकर प्रशिया को दे दिया गया था। इस एरिया में रहने वाले सारे जो लोग थे जर्मन भाषी थे, जर्मन कल्चर को बिलोंग करते थे, और अब वो प्रशिया के राजा के अंदर कंट्रोल में थे। पर जब फ्रांस में 1848 में फ्रांस रिपब्लिक बन गया, तो इन लोगों के अंदर भी थोड़ी सी मोटिवेशन आई कि भाई हम भी रिपब्लिक बन सकते हैं, वी शुड ऑल्सो बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ पीपल हु आर ऑफ जर्मन ओरिजिन, हु स्पीक जर्मन, हु बिलोंग टू जर्मन कल्चर। तो जो जर्मनी, उस एरिया की जो मिडिल क्लास लोग थे, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऑल जर्मन स्पीकिंग नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग करेंगे, फिर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और फिर हम किंग ऑफ प्रशिया को बोलेंगे कि भाई आप हमारे को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट करने दीजिए और आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाइए, यानी कि सरकार हमारी होगी लेकिन आप हमारे राजा बनकर रह सकते हो, बट वी विल हैव अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेशनल असेंबली। ये सब करने के लिए दे हैड गैदर्ड वेयर, दे हैड गैदर्ड इन अ प्लेस, इन अ चर्च फ्रैंकफर्ट के अंदर, ताकि वहां पर बैठकर ये वोटिंग वगैरह हो सके और ये किंग ऑफ प्रशिया के पास ये प्रपोजल भेज सके। तो अब इसका आउटकम क्या हुआ? नेचुरल सी बात है, आपको लगता है कि किंग ऑफ प्रशिया ने डेमोक्रेटिक किसी चीज के लिए अग्री किया होगा, तो ऑब्वियसली द किंग ऑफ प्रशिया स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड कि नथिंग डूइंग, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, नो नेशनल असेंबली, आई एम योर किंग एंड यू स्टे एज माई सब्जेक्ट्स। इट ऑल्सो फेल्ड फॉर फ्यू मोर रीजन्स। क्या रीजन्स थे? एक तो किंग ऑफ प्रशिया के पास आसपास के और राजाओं का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, क्योंकि मैं आपको बार बार ये कह रही हूं, जो ऑलरेडी ऐसी जगह थे जहां पे किंगडम्स थे, वो किंगडम्स नहीं चाहते थे कि किसी भी जगह पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हों। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होने का मतलब राजाओं की पावर के ऊपर आंच आना। आज एक जगह है, फिर कल दूसरी जगह के लोग मांगेंगे, तीसरी जगह के लोग मांगेंगे। सो किंग ऑफ प्रशिया वाज सपोर्टेड बाय रेस्ट ऑफ द किंग्स ऑल्सो। और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, इसमें ज्यादातर जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, दे वर ओनली मिडिल क्लास मेन। There was no representation from workers. There was no representation of poor segments of the society. There was also no representation of women. Even women did not participate in this parliament. So it is believed कि it was a very limited representation. ये लोग चाहते तो थे कि नेशनल असेंबली बने, पर अपने आप में इन्होंने अपने पूरे जर्मन स्पीकिंग लोगों का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, और इसके कारण ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी ये फेल हो गई थी। बट इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने आगे जर्मन यूनिफिकेशन के थोड़े सीड्स डाले थे,
क्योंकि लोगों को फाइनली एक ये आइडिया दिमाग में आ गया था कि भाई हम भी अपनी एक we can also be a nation like France is. We can also be a republic. Let's sum up the impact of Age of Revolution. सबसे पहला impact तो यही था कि idea of democracy, liberty जो थे वो और strengthen हो गए थे जुलाई revolution of 1830 से और 1848 की revolution से. जो already kings थे उन्होंने ये realize कर लिया था कि अब लोगों को हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक दबा कर नहीं रख सकते. People will revolt against us and sooner or later we will have to agree to their demand of a democratic setup or to more rights to them. तो धीरे धीरे राजा जो थे स्लो चेंज लाने को तैयार हो गए थे जहां पर भी राजा थे. मैंने जैसे कि आपको बताया बेल्जियम को नीदरलैंड से फ्रीडम मिल गई थी, फ्रांस रिपब्लिक बन गया था, ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से रिपब्लिक फ्रीडम मिल गई थी. ऑस्ट्रियन रूलर्स जो थे उन्होंने हंगरी वालों को फ्री कर दिया था 1867 में. जो बॉन्डेड लेबर और फ्यूडलिज्म था वो अबॉलिश हो गया था ऑस्ट्रिया और रशिया से. ये सब कुछ चेंजेस थे जो कि इम्पैक्ट ऑफ एज ऑफ रेवोल्यूशन में आप काउंट करके लिख सकते हैं. सो विद दिस we finish our age of revolution 1830 to 1848. Very important portion of your lesson, lot of information, so please go through it thoroughly and read these pages from your book also. तो अभी हमने देखा कि कैसे कितनी डिफरेंट इन 18 ईयर्स में कौन कौन से डिफरेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी. अब ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी ये एक पर्टिकुलर कल्चरल मूवमेंट से भी इंस्पायर्ड थी और उसको आपकी बुक के अंदर राइज ऑफ रोमांटिसिज्म की तरह दिया हुआ है. सो राइज ऑफ रोमांटिसिज्म क्या है? अब यहाँ पर रोमांटिसिज्म इज नॉट द रोमांटिसिज्म और रोमांस और एनीथिंग दैट यू सी इन मूवीज और नॉवेल्स और समथिंग. हाँ, किसी चीज से प्यार करने की भावना तो जागृत करने का काम है पर इट इज नॉट इन द वे यू सी इट इन द मूवीज. यहां पर रोमांटिसिज्म के एक डिफरेंट मायने हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म रोमांटिसिज्म बिकॉज दिस इज an important part of the chapter and quite a favorite part of examination setters. रोमांटिसिज्म का मतलब होता है रेवोल्यूशन ऑफ आइडियाज. हमेशा रेवोल्यूशन जो होती है खून बहाने से मार काट करने से नहीं होती. वो अचीव करने के लिए, ग्राउंड पे चेंजेस अचीव करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों के थॉट थिंकिंग प्रोसेस के अंदर एक रेवोल्यूशन आए. तो ये थिंकिंग प्रोसेस के अंदर रेवोल्यूशन कैसे आएगी? हाउ विल यू पुट those thoughts into people's mind? Thoughts like nationalism, nation prem, patriotism, democracy, अधिकार, rights. तो ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन का ड्यूरेशन था और उससे पहले भी जब से यूरोप के अंदर लिबरल आइडियाज स्टार्ट हुए, काफी सारे थिंकर्स ऐसे थे जिन्होंने गानों को, फोक सॉन्ग्स को, पेंटिंग्स को, इन सब को यूज करके लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट किया टू थिंक ऑन द लाइंस ऑफ नेशन, नेशनलिज्म एटसेट्रा. अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम वाई दीज थिंग्स, वाई फोक सॉन्ग्स, पेंटिंग्स, फोक स्टोरीज, वाई डिड दे यूज सच थिंग्स? अब देखिए, एक व्यक्ति है, किसी यूरोप के किसी गांव में रहता है. आई एम टॉकिंग अबाउट 18th century, okay, I'm not talking about now. उसके लिए उसका देश, उसकी जगह उस गांव की बाउंड्री से बाहर नहीं है बिकॉज देर आर नो ग्रेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज की तरह इंटरनेट नहीं है दैट यू गूगल समथिंग एंड यू सी इट्स पिक्चर्स ऑन इंटरनेट. आज की तरह एक्स नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है दैट यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉलिटिकल सीन इन हिज कंट्री और इन अदर कंट्रीज. सो हाउ डू यू इंस्पायर दैट पर्सन to talk about concepts like nationalism, nation, which are very modern concepts? उसके लिए तो उसका नेशन उसकी गांव की बाउंड्री है. तो आप उसको कैसे इंस्पायर करेंगे कि वो उस गांव की बाउंड्री से बाहर जाकर कुछ बड़ी चीजें सोचे, समझे और फिर उससे रिलेटेड रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करे? तो वो इजी तरीका ये है कि आप उसके लिए सिंबलिज्म क्रिएट कर दीजिए. आप उस भाषा में उससे बात कीजिए जो कि उसको समझ में आए. तो टॉक टू पीपल इन देयर लैंग्वेज, इन फोक सॉन्ग्स एंड इन सिंबल्स लाइक भारत माता.
आपके लिए नेशन एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, पर जैसे ही मैं कहती हूं भारत माता, इट बिकम्स अ सॉलिड कॉन्सेप्ट. सो दीज थिंग्स, दिस सिंबॉलिक थिंग्स, गाने यूज करना, पेंटिंग्स यूज करना, आइडियाज को यूज करना टू मोटिवेट पीपल अबाउट दीज आइडियाज इज एग्जैक्टली वॉट रोमांटिसिज्म इज. एंड दैट इज वॉट थिंकर्स इन यूरोप ऑल्सो डिड. उन्होंने ये पेंटिंग्स, फोक सॉन्ग्स एक्सेट्रा को यूज करना शुरू किया लोगों को इस नेशनलिज्म की भावना से जोड़ने के लिए. ओके, so in simple terms we can say that romanticism was a cultural movement to associate people with the feeling of nationalism. And how was it done? It was done through different things like folk songs, paintings, church prayers, folk stories, etc. आपकी बुक में 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को डिस्कस किया गया है जिन्होंने रोमांटिसिज्म में अपनी एक्टिविटीज से कंट्रीब्यूशन दिया, ऐसे आइडियाज जनरेट किए जिससे कि वो लोगों को नेशनलिज्म के लिए, नेशन को यूनाइट करने के लिए मोटिवेट कर सकें. सबसे पहले जो व्यक्ति थे ये थे जॉन हर्डर, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे. अब जॉन हर्डर ने क्या किया? जॉन हर्डर ने कहा कि देखिए, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, लोक गीत, लोक कविताएं, लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल यूनिट है, क्योंकि ये वो भाषा है जो आम जन समझता है. अगर हम किसी जर्मन स्पीकिंग इंसान को कोई इंग्लिश में या फ्रेंच में लिखी हुई किताब पढ़ाएंगे आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, तो उसको नहीं समझ में आएगा. लेकिन अगर हम उसको जर्मन लोक भाषा के अंदर ही, जो उसके रीजन का डायलेक्ट है, अगर उसी में हम किसी फोक सॉन्ग के थ्रू उसको देश से प्यार करने का सेंटीमेंट सिखाएंगे, तो शायद वो उससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा. तो जॉन हर्डर सेड दैट द फीलिंग ऑफ नेशन, जिसके लिए उन्होंने जर्मन में एक वर्ड यूज किया, वॉलगाइस्ट, आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, वॉलगाइस्ट, दैट इज German word for nation, that in order to generate love for Volgeist means nation in German language, amongst das Volk means people in German language, common people in German language. It is very important that we use folk songs, folk stories, एटसेट्रा. तो उन्होंने अपनी लाइफ का ये मिशन बना लिया कि वो ये जो फोक कल्चर है इसको कलेक्ट करेंगे और इसको लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनकी भाषा में ही उन तक वो आइडिया पहुंचाया जाए, जिससे कि हम उनको रेवोल्यूशन के लिए इंस्पायर कर सकें. अगले जो थिंकर है वो है कैरल क्रम्स्की. थिंकर नहीं थे एक्चुअली, एक पॉलिश म्यूजिशियन थे. पॉलिश यानी कि पोलैंड, जो प्रेजेंट डे पोलैंड है, तो पॉलिश हेरिटेज के एक म्यूजिशियन थे. अब पोलैंड के साथ क्या केस था? ट्रीटी ऑफ वियना के बाद पोलैंड जो था वो रशिया के कंट्रोल के अंदर चला गया था, और रशियंस ने वहां पर एक बहुत ही ऑटोक्रेटिक रूल लगाया हुआ था, जहां पर उन्होंने पॉलिश लोगों को पॉलिश लैंग्वेज बोलने से बैन कर दिया था. एवरीथिंग वाज डन इन रशियन. सब स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट का सारा काम जो भी होता था, चर्च के अंदर भी अगर आपको प्रेयर्स करनी है तो आपको रशियन लैंग्वेज यूज करनी है. एवरीथिंग वाज डन इन रशियन लैंग्वेज, वेयर एज दी हेरिटेज ऑफ पीपल लिविंग देयर वॉज दैट ऑफ पॉलिश. उनकी भाषा पॉलिश थी और उनको फोर्स किया जाता था रशियन बोलने के लिए. तो जो कैरल क्रम्स्की थे वो एक पॉलिश म्यूजिशियन थे. उन्होंने अपने गाने से, अपने म्यूजिक के थ्रू पॉलिश लैंग्वेज के बारे में लोगों को कि लेट्स मेक पॉलिश लैंग्वेज एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रशियन लैंग्वेज, कि वो हमें मना कर रहे हैं, हम पॉलिश नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हमें पॉलिश बोलनी है, क्योंकि यही हमारा तरीका है उनके खिलाफ अपना डिस्प्लेजर दिखाने का, उनके अगेंस्ट अपनी रेवोल्यूशन दिखाने का. किनके अगेंस्ट? रशियंस के अगेंस्ट. सो इन टाइम्स टू कम, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल लाइक कैरल क्रम्स्की, use of Polish language, which was banned by Russians, was seen as a sign of resistance in that area. ग्रिम ब्रदर्स 2 भाई थे. इनके बारे में आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स भी दिया हुआ है. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर
15 box 1 there is a box also given on them. तो ये जो ग्रिम ब्रदर्स थे, they were brothers and they belonged to German state, यानी कि वो एरिया जिसको कि जर्मन कन्फेडरेशन तब बोला जाता था, जहां पर जर्मन भाषी लोग रहते थे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लंबे समय तक जर्मनी, वो जो एरिया था वो फ्रांस के कंट्रोल में रहा था. तो जिस समय ये दोनों भाई वहां पे एक्टिव थे, उस समय ये एरिया फ्रांस के कंट्रोल के अंदर था. अब फ्रांस का कंट्रोल था तो ऑब्वियसली फ्रांस का जो कल्चर था वो इम्पोज वहां के लोगों पे किया जाता था, भाषा इम्पोज की जाती थी, ट्रेडिशंस इम्पोज किए जाते थे. तो ये ग्रिम ब्रदर्स क्या करा, इन्होंने भी बिल्कुल जॉन हर्डर की तरह ये डिसाइड किया कि भाई लोगों को फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक, उनके अंदर से जर्मन भाषा का प्रेम मरने नहीं देना, ताकि हम सब एक जर्मन आइडेंटिटी में बंधे रहें. सो व्हाट डिड दीज टू ब्रदर्स डू, दे ट्रैवल्ड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस टेरिटरी जो कि जर्मन कन्फेडरेशन था, और वो जगह जगह गांव गांव जाकर वहां के लोगों के साथ बैठकर वहां के लोक गीत इकट्ठा करते थे, लोक कहानियां इकट्ठी करते थे, और सिर्फ इकट्ठी नहीं करते थे, बाद में उन्होंने उसका कंपाइल करके एक बुक भी पब्लिश करी. दे पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन इन 1812. इसके बाद इन्होंने जर्मन भाषा की डिक्शनरी भी पब्लिश करी, विच वाज ऑलमोस्ट 33 वॉल्यूम लॉन्ग जर्मन डिक्शनरी. दे डिड ऑल दिस टू प्रमोट जर्मन लैंग्वेज. एंड व्हाई टू प्रमोट इट, क्योंकि आपकी भाषा आपकी जमीन से जुड़ने का आपका सबसे पहला मीडियम होता है. इसीलिए दैट्स वाई द लैंग्वेज दैट वी स्पीक इन आवर हाउस, हम क्यों कहते हैं, जैसे अब मैं अपने घर में बात करूं तो मैं क्यों कहूंगी कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, क्योंकि मैंने जब सबसे पहले भाषा समझना शुरू किया तो अपने माता पिता के मुंह से वो हिंदी के ही शब्द सुनने शुरू किए. And that is why language is a very, very important medium of connecting people. And like John Herder, Grimm brothers also used that medium of German language to create that German identity कि हम फ्रांस के किंगडम का हिस्सा जरूर हैं, पर हम लोग जर्मन है, हमारी भाषा जर्मन है, और हमें उस कल्चर को सहेज कर रखना है. और कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से लैंग्वेज और एक जगह के ट्रेडिशंस नेशनल यूनिटी का काम करते हैं. तो लैंग्वेज तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहला मीडियम होता है किसी को देश को बांधने का, और ट्रेडिशंस भी वही काम करते हैं. तो आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो प्लीज गिव अ रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म. This question is given under the box. Discuss importance of language and popular traditions in creation of national identity. So yes, I agree that they help in creation of national identity. As we can see from rise of romanticism in Europe, during that era, there were many. And then you give these examples जिन लोगों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, and you will be able to justify this statement. I'll see you again in my next lesson. Till then, if you like what I teach, if you're able to understand anything, then please like, share and subscribe. Do let your friends know. Do spread a word about it. And I'll see you again in my next video lesson. Till then, bye-bye and take care.